हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और एक बार फिर आ चुके हैं समाजवाद एवं साम्यवाद का तीसरा पार्ट लेकर के। यदि आप इसका दूसरा पार्ट नहीं देखे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जा कर के इसके दूसरे पार्ट को देखिए, तब ये तीसरा पार्ट देखिए ताकि इस पार्ट को आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, इसके दूसरे पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्क्सवाद और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ एवं उसके बाद मार्क्सवाद और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ और उसके बाद बोल्शेविक क्रांति और बोल्शेविक क्रांति के कारण। तो कारण में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि जार निकोलस के निरंकुश शासन एवं अयोग्य शासन एवं उसके बाद कृषकों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति, रूसीकरण की नीति, औद्योगिकरण की समस्या। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि विदेशी घटना का क्या प्रभाव हुआ रूस पर, जिसके कारण बोल्शेविक क्रांति करना पड़ा। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्रीमिया से युद्ध और उसके बाद जापान से युद्ध। फिर वहीं से आगे हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि रूस में जो जापान से युद्ध हुआ और रूस जापान से पराजित हो गया, उसके बाद 1905 की क्रांति हो गई और उसी क्रांति में क्या हुआ रूस के साथ, वो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1904 से 5 के बीच में जो रूस को जापान के साथ युद्ध हुआ, उसमें जापानियों ने क्या किया कि रूस के सेना को तो पहले पराजित किया और उसके बाद उसे निर्वस्त्र कर या कपड़ा फटे पुराने पहना करके अपने देश लौटा दिया। जहाँ पे रूस के जनता ने देखा तो उसका एक बहुत बड़ा भ्रम टूट गया, जिससे वो एक महाशक्ति बनने का दावा करता था। फलस्वरूप 1905 की क्रांति सामने आई। 1905 की क्रांति में मजदूर और श्रमिक वर्गों ने क्या किया कि जुलूस निकाल करके 9 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर वो जा रहे थे। इस जुलूस को देख करके रूस के जार ने समझा कि ये लोग उन पे किसी भी तरह का हमला करने वाले हैं, जिससे घबरा करके उसने अपने सैनिकों को उन पे गोली चलाने की आदेश दे दिया, जिनके कारण उसी टाइम जुलूस में हजारों लोगों की मौत हो गई। उसके बाद इस घटना को पूरे रूस में एक नरसंहार के रूप में देखा गया और यहीं से रूस की क्रांति सामने आ गई, जो 1905 के नाम से जानी जाती है। 9 जनवरी 1905 की इस नरसंहार को या इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जानते हैं, जो प्रत्येक वर्ष रूस में 22 जनवरी को खूनी रविवार के रूप में मनाया जाता है। वहाँ की सरकार मजबूर होकर के 1905 में ड्यूमा नाम करके एक प्रतिनिधात्मक संस्था का गठन किया। इस गठन में या इस संस्था में, जो ड्यूमा के नाम से जाना जाता था, इसमें यह बताया गया कि रूस की गरीब वर्ग या कृषक वर्ग या मजदूर वर्ग की सुनवाई राजाओं के अलावा उसमें भी किया जा सकता है या होगा, और इसको कुछ हद तक काफ़ी ज़्यादा अधिकार भी दिया गया। लेकिन 1905 के बाद जैसे ही रूसी क्रांति धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, वैसा ही ड्यूमा के जो अधिकार जो राजाओं द्वारा दिया गया था, वो धीरे धीरे राजाओं ने उसे फिर छीन लिया। अर्थात ड्यूमा ये जो संस्था थी, ये निष्क्रिय के रूप में सामने आने लगी और यहीं से जहां मजदूर या कृषक वर्ग की समस्याओं का सुनवाई होता था, एक तरीक़ा से ये बंद हो चुका है। इस तरीक़ा से रूस में 1905 की जो क्रांति हुई एक विफल के रूप में देखा जाता है। लेकिन बहुत सारे रूस में ऐसे महान चिंतक या विद्वान हुए जिन्होंने क्रांति तो विफल हुई, लेकिन उसके साथ ही उनके अंदर जो आग सुलगती रही जाराशाही को ख़त्म करना, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ और धीरे धीरे अंदर ही अंदर लोगों के अंदर ये आग सुलगती रही कि कभी न कभी इस जाराशाही को ख़त्म करके लोकतंत्र की स्थापना करना ही है। उसके बाद यहीं पे अब आगमन होता है साम्यवादी का या साम्यवाद का। जो रूस में पहला साम्यवाद या साम्यवादी व्यक्ति जो थे, उनका नाम था प्लेखानोव, जिनका कोशिश था या जो चाहते थे कि रूस में जाराशाही या राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र की स्थापना करना एवं जहाँ भी
गरीबों कृषकों की मौजूदगी या उसकी भागीदारी नहीं है, वहीं पर कृषकों, मजदूरों और सभी सर्वहार सत्ता का भागीदारी करना। इसी संदर्भ में 1898 ईस्वी में प्लेखानोव ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया, जो साम्यवाद को बढ़ावा देने हेतु किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में पहली बार साम्यवादी वर्ड का यूज हुआ है। इसका मतलब साम्यवादी और समाजवादी में क्या अंतर है या क्या समानता है। अभी तक ले हम लोग इसमें पढ़ते आते थे समाजवादी, लेकिन अब यहाँ से हम लोग साम्यवादी को भी सम्मिलित करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साम्यवादी और समाजवादी दोनों है क्या। तो समाजवादी में हम लोग इन दोनों का मत या दोनों का लक्ष्य एक शोषण मुक्त समाज की संगठन करना या बनाना दोनों का था, वो समाजवादी हो या साम्यवादी हो। बस दोनों में अंतर जो था वो बहुत कम था। जैसे हम लोग ने समाजवाद में पढ़ा था कि सेंट साइमन जो विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को क्षमता के अनुसार और क्षमता के अनुसार कार्य, ठीक है। तो हमने बताया था कि और कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। ये एक समाजवादी व्यक्ति या समाजवाद की धारणा थी। लेकिन वहीं पे साम्यवादी का कहना है कि व्यक्ति को क्षमता के अनुसार या व्यक्ति को कार्य के अनुसार नहीं हो करके व्यक्ति को ज़रूरत के हिसाब वेतन मिलना चाहिए। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी काम कर रहा है, अगर उसके फैमिली में 4 या 5 मेंबर है या 4-5 परिवार है, तो उसको काम के अनुसार पैसा नहीं दे करके उसके फैमिली की जनसंख्या के अनुसार उसको पैसा देना चाहिए, किसी भी कंपनी को या किसी भी जो पूंजीवादी व्यक्ति है या जहाँ भी वो कार्यरत है, ठीक है। यही एक छोटा सा अंतर है जो समाजवादी और साम्यवादी को अलग करता है। बल्कि दोनों का लक्ष्य है समाज जो है वो शोषण मुक्त बने और सभी खुशहाल रहे और सभी एक दूसरे में राष्ट्र की भावना दिखाई दे। प्लेखानोव द्वारा बनाया गया रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो आगे चल करके साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर ये 2 भागों में टूट गया, ठीक है। एक अल्पमत और दूसरा बहुमत। तो अल्पमत में जो बना संगठन उसको मेंशेविक के नाम से जानते हैं और ये मध्यम वर्गीय क्रांति के पक्षधर होता है। अर्थात इसमें जो मध्यम वर्ग के आदमी होते हैं उनकी जो क्रांति है उसकी देखरेख करेगा ये मेंशेविक। और वहीं पे बहुमत में जो आया उसको बोल्शेविक बोलते हैं, जो सर्वहार क्रांति के पक्षधर है, ठीक है। सर्वहार क्रांति के पक्षधर में वो पूंजीवादी भी हो सकता है, गरीब मजदूर भी हो सकता है, कृषक भी हो सकता है, या छोटे से छोटे या मध्यम वर्ग के भी कोई भी आदमी हो सकता है, ठीक है। सर्वहार आपको कहने से मतलब पता चलेगा, जिससे मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है और जो दोनों खाता है उसको सर्वहारी बोलते हैं। तो उसी तरीक़े से सर्वहार सत्ता जो है उसमें गरीब अमीर या बड़े छोटे सभी को ले करके चलना, यही सर्वहार सत्ता है। इसी क्रांति का नेतृत्व करता था, उसको बोल्शेविक क्रांति बोला जाता है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि अल्पमत क्या है और बहुमत क्या है, ठीक है। तो कोई भी पार्टी होता है जो टूटता है तो उसका सदस्य जो होता है 2 भागों में बंट जाता है, जिसमें यदि एक पार्टी में और दूसरे पार्टी से उसकी संख्या अधिक है तो जिसमें अधिक है उसको बहुमत बोलते हैं और जिसमें कम है उसको अल्पमत बोलते हैं। समझने के लिए जैसे मान लीजिए कि 48 सदस्य का कोई पार्टी है जो 2 भागों में टूटा है, एक में सदस्य आए 20 और एक में आए 28। तो 20 वाले जो पार्टी बनेगा उसको अल्पमत बोलेंगे और जो 28 वाला बनेगा उसको बहुमत बोलेंगे, ठीक है। तो यहीं से आपका एक दिमाग में एक सवाल आएगा कि यदि मान लीजिए कि 50 सदस्य का कोई पार्टी है और 2 भाग में टूटा, तो एक में हुआ 25 और दूसरे में हुआ फिर 25, तो अब इसमें किसको अल्पमत और बहुमत बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा संभव है और होता भी है। लेकिन जैसे ही ये जो प्रक्रिया सामने आती है तो उसके बाद क्या होता है कि इस पार्टी में से इस पार्टी को एक कम से कम एक
सदस्य या उससे ज़्यादा को भी खरीदना पड़ता है। तो अगर मान लो कि ई पार्टी 25 वाला में से ये ई वाला एगो खरीद लिया, तो एगो हो गया 26, एगो हो गया 24, तो 24-24 में अल्पमत और बहुमत डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई बोला कि ये दोनों 25-25 है, लेकिन अगर नहीं बिका तो 25 से अलग नहीं होगा, तो नहीं बिका तब क्या होगा? नहीं बिकने पर जहाँ जो एगो पार्टी का अगर दूसरे पार्टी के सदस्य को जा कर के बोलेगा या उसके सामने चोकर के बोरे में जैसे 2-3 बोरा पैसा रखेगा, वैसा ही वो बोलेगा कि भाई हम तो आप ही के पार्टी के हैं, ठीक है। उस तरीक़े से उसका सरकार या बहुमत में आ जाएगा जो खरीदेगा, ठीक है। उसके बाद वो अपना सरकार आसानी से बना सकता है। उसके बाद देखते हैं कि साम्यवादियों व्यक्तियों द्वारा 1901 ईस्वी में सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया, जो ये पार्टी हमेशा से किसानों को मुद्दे को सरकार के सामने रखती थी या हमेशा किसानों के मुद्दे को उठाती थी। उसके बाद 8 नंबर जो बोल्शेविक क्रांति का कारण था वो था तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, उसमें रूस ने मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल हुआ था। ये जो प्रथम विश्व युद्ध थी वो दो शक्तियों के बीच थी, एक केंद्रीय शक्ति और दूसरा मित्र राष्ट्र के साथ। यहाँ पे रूस का स्थिति बहुत दयनीय होने के बाद भी ये विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ भाग लेने का पीछे इसका कारण था कि रूसी जनता का मन का भटकाना, जैसे आंतरिक समस्याओं पर उनका ध्यान न जाए और वो एक शक्तिशाली के रूप में लोगों के सामने प्रकट हो, या मतलब लगे कि रूस एक शक्तिशाली देश है जो विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का हेल्प कर रहा है, और उनके अंदर की जो बातें हैं गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी या कृषक वर्ग या मजदूर वर्ग की जो स्थिति उन पे रूसी जनता का ध्यान ना जा कर के उनसे भटक जाए। लेकिन जैसे ही रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, ठीक उसके उल्टा, यानी उसके जो सोच थी उसके जस्ट उल्टा होने लगी। क्या उल्टा हुआ कि वो चारों तरफ से रूसी सेना का पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके पास ना आधुनिक प्रकार की तकनीक का कोई संसाधन था और ना ही भोजन की अच्छी व्यवस्था थी, जिसके कारण रूसी सेना को विश्व युद्ध में चारों तरफ पराजय का सामना करना पड़ा। और जैसे ही पराजय का सामना करने लगा रूसी सेना, उसके बाद जार निकोलस द्वितीय ने उस सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया, और जैसे ही वो राजगद्दी छोड़ करके विश्व युद्ध में कूद गया, उसके बाद जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना और उसके तथाकथित गुरु रासपुटिन को उसके साथ षड्यंत्र करने का मौका मिल गया। षड्यंत्र यानी कि जाराशाही को ख़त्म कर, अर्थात जार निकोलस को राजगद्दी से हटाने का षड्यंत्र था। और इस घटना से रूसी की जो जाराशाही थी वो बहुत हद तक अपमान की सामना करना पड़ा। तो यहीं पे ख़त्म होता है बोल्शेविक क्रांति का कारण, ठीक है। और इसी के बाद ही हम लोग देखेंगे कि मार्च की क्रांति एवं रूस का निरंकुश राजतंत्र का अंत, ठीक है। इस क्रांति में क्या हुआ कि 7 मार्च को पेट्रीग्राद, जिसको आज के डेट में लेनिनग्राद के नाम से जानते हैं, इसके सड़कों पे किसान, मजदूर एवं कृषक वर्ग ने रोटी दो के नारे लगाते हुए एक बहुत बड़े जुलूस निकाल दिया। 7 मार्च को पेट्रीग्राड में निकाले गए जुलूस में किसान मजदूरों के साथ साथ 8 मार्च को महिला मजदूर जो कपड़ा मिलों में काम करती थी वो भी कपड़ा मिलों में हड़ताल कर दी और रोटी दो के नारे के साथ इस बड़े जुलूस में शामिल हो गई। पुराने कैलेंडर के अनुसार 7 मार्च जो है वो 22 फरवरी 1917 को ये घटना घटी थी, लेकिन नए कैलेंडर के अनुसार 7 मार्च को थी। ये कैलेंडर क्या है इसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 8 मार्च को
महिला एवं पुरुष मजदूरों के जुलूस देखते हुए जैसे ही ये लोग जार के महल के तरफ बढ़ने लगे, वैसा ही जार ने घबरा करके अपनी सेना को आदेश दिया इन पर एक बार फिर गोली चलाने के लिए। लेकिन उस टाइम उनकी सेना ने गोली नहीं चलाया या चलाने से इनकार कर दिया, उल्टे में उन्हीं से विद्रोह कर दिया। लेकिन उसके बाद जार निकोलस द्वितीय का सबसे विश्वसनीय रेजिमेंट या सेना जो था, जो प्रेओब्रांस्की रेजिमेंट के नाम से जानते थे, इसको भी उसने लास्ट में आदेश दिया कि आप लोग उस पर गोली चलाओ। लेकिन ये भी उनके कहने के उल्टा उन्हीं से विद्रोह कर दिया, जिसके कारण मजबूर होकर के जार निकोलस द्वितीय को 12 मार्च को अपनी राजगद्दी त्याग करना पड़ा और रूस से पलायन कर गए। और वहीं पे रूस में राजतंत्र अर्थात रोमनो वंश जो था उसका अंत हो जाता है 12 मार्च 1917 को। उसके बाद 15 मार्च को बुर्जुआ सरकार का गठन होता है। लेकिन रूस की जनता की आकांक्षा थी कि वो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही उनको सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी दी जाए, जिसके जस्ट बुर्जुआ सरकार उल्टा था। ठीक है, उनकी आकांक्षा जो थी वो उसके उल्टा था, जिसके कारण बहुत ही जल्द इस सरकार गिर गया। और उसके बाद केरेंस्की के नेतृत्व में एक नया सरकार का गठन हुआ जो उदारवादी समाजियों का सरकार के नाम से जाना जाता था, जिसका उद्देश्य था कि व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना अर्थात जनता के हित में काम करना, और उसके बाद संविधान सभा के द्वारा भूमि समस्या सुलझाना। यानी एक तरीक़ा से ये जो सरकार था वो पूरी तरह से काम कर रहा था जनता के हित में। लेकिन बाद में बोल्शेविक जो बहुमत वाली सर्वहार क्रांति के पक्षधर थे, उसने इस उदारवादी समाजियों का जो सरकार था उसको स्वीकार नहीं किया और एक बार फिर क्रांति के लिए उसने तैयार हो गया और आगे चल कर के उसने इस सरकार को गिरा भी दिया। और उसके बाद 1975 ईस्वी में राष्ट्रसंघ ने महिलाओं के द्वारा दिया गया योगदान जो 8 मार्च को कपड़ा मिलों में हड़ताल या रोटी दो के नारे के साथ जो जुलूस में शामिल हुआ था, उनके वहीं पे महिलाओं को साहस देखते हुए 8 मार्च को राष्ट्रसंघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला के दिवस में घोषित कर दिया। इसके घोषित करने के पीछे और भी कारण थे जो आज के टाइम से वो काफ़ी अलग था। ये अलग होने का मतलब, उसका अलग कहने का या होने का मतलब था कि उस टाइम में यदि कोई भी महिला या कोई भी मजदूर अगर एक टाइम काम न करे, उस टाइम और इस टाइम में महिलाओं का योगदान का साहस बहुत बड़ा अंतर था। इसलिए अंतर था कि उस टाइम में यदि महिला हो या पुरुष दिन काम ना करे तो उसके शाम में या उसके अगले दिन वो भूखे रहना पड़ेगा। ठीक है, आज के टाइम में नहीं था कि अगर कोई आदमी अगर काम नहीं भी कर रहा है कुछ दिन तक तो वो आराम से जी सकता है या रह सकता है। उस टाइम में एक टाइम कमाना और एक टाइम खाना, इसी के लिए उसके बाद भी महिलाओं ने इतना बड़ा रिस्क लिया या अपने जिम्मेवारी को समझा कि वो भले भूखे रह जाएगी या भूखे मर जाएगी, लेकिन वो मिलों में हड़ताल कर दिया, जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा। इसी महिलाओं को साहस को देख करके अंतर्राष्ट्रीय संघ ने 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में स्वीकृति दिया। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि रूस की तारीख क्या थी। ठीक है, रूस की तारीख में वहाँ पे जो कैलेंडर यूज किए जाते थे, यानी 1 फरवरी 1918 ईस्वी तक जो कैलेंडर वहाँ यूज किए जाते थे उसको जूलियन कैलेंडर के नाम से जानते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 फरवरी 1918 के बाद समय बदला और उसके साथ साथ कैलेंडर भी बदल गया और अब जो नया कैलेंडर हुआ उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते थे। इन दोनों में अंतर था कि जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे चलता था। ठीक है,
जैसे कहने का मतलब कि इसका उदाहरण देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि 9 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग के महल के सामने लोगों की हत्या किया गया था। लेकिन हम लोग खूनी रविवार कब मनाते हैं? तो 22 जनवरी को। ठीक है, तो 22 जनवरी को कैसे आ गया? तो ये ग्रेगोरियन के अनुसार है और ये जो है जूलियन के अनुसार। ठीक है, तो अगर 9 में जोड़ेंगे हम 13 तो कितना हुआ? 22 हुआ कि नहीं? इसीलिए 9 जनवरी को हुआ था लेकिन हम लोग मनाते हैं 22 जनवरी को। ठीक, उसके अगला उदाहरण 7 मार्च 1917 को पेट्रीग्राद में जुलूस निकाला गया था, लेकिन उसको पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे अगर 22 फरवरी में 13 दिन जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 मार्च। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि 22 फरवरी जो है 28 दिन का माना जाएगा। ऐसा नहीं कि 30 दिन जोड़ लेना फिर बोलना कि इतना होगा ही नहीं। ठीक है, यही था रूसी क्रांति की तारीख। इसमें ध्यान दे करके जोड़ना है या कहीं भी घटाना। कब? तो 1918 के पहले का, फरवरी 1918 का पहले। ठीक है दोस्तों, आज इस पार्ट में इतना ही तक था। एक बार चलते चलते हम एक देख लेते हैं कि आखिर इस पार्ट में हम लोग पढ़े क्या थे। तो सबसे पहले जो 9 जनवरी 1905 को में मजदूरों की हत्या किया गया था, अर्थात नरसंहार हुआ था। उसके बाद ड्यूमा का गठन देखे थे जो मजदूरों कृषकों के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसका भी अधिकार राजतंत्र या राजाओं द्वारा छीन लिया गया। कब? जैसे ही 1905 की क्रांति कमज़ोर होने लगी, अर्थात 1906 ईस्वी में ड्यूमा के अधिकार को छीन लिया गया। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पहला साम्यवादी जो थे प्लेखानोव, जिसने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाया था, लेकिन आगे चल करके साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर ये 2 भागों में टूट गया। एक बना अल्पमत, दूसरा बना बहुमत। यानी जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक थी वो बहुमत बन गए और जो कम था वो अल्पमत बन गए। अल्पमत का जो पार्टी बना उसको मेंशेविक बोलते थे, जो मध्यम क्रांति पक्षधर के लिए था, और जो बहुमत का पार्टी बना उसको बोल्शेविक बोलते हैं, जो सर्वहार क्रांति के पक्षधर में था। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि 8 नंबर बोल्शेविक क्रांति का कारण, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में रूस की कैसे पराजय हुई और उसके बाद कैसे वो राजतंत्र या राजशाही को अपमान के रास्ते पर जार निकोलस द्वितीय ले गया। ठीक है, लोग देखे थे कि कैसे आंदोलन करके निरंकुश राजतंत्र का अंत कर दिया गया। और जैसे ही रोमनोव वंश अर्थात जार निकोलस द्वितीय का ये राज गद्दी त्याग दिया जार निकोलस द्वितीय ने, उसके बाद बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ जो जनता की आकांक्षाओं के जस्ट उल्टा था। उल्टा नहीं था, मतलब कुछ हद तक था, जैसे कि उसमें केवल राजनीतिक स्वतंत्रता थी रूसी जनता का, लेकिन रूसी जनता राजनीतिक के अलावा सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहती थी। इस तरीक़े से बोला जा सकता है कि बुर्जुआ जो सरकार था वो जनता के आकांक्षाओं के उल्टा था। ठीक है, कुछ दिन बाद ये भी सरकार गिर गया। उसके बाद केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों का एक सरकार बना, लेकिन बाद में चल करके बोल्शेविक जो बहुमत में थे ये इस सरकार को नहीं स्वीकार किया। और उसके बाद जो हुआ ये एक अलग बोल्शेविक एक अलग या दूसरी क्रांति के तैयारी में लग गए। तो वो क्रांति क्या थी, कब से कब तक चली और उसका नेतृत्व किसने किया, उसका परिणाम क्या हुआ, इसको देखेंगे इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। तो ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।